लॉन्च के एक दिन बाद ही आदित्य एल1 ने रच दिया इतिहास। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल। मेरा नाम है विकास। तो दोस्तों, आदित्य एल1 की जो सफलता है या फिर जो भेजा गया है सूरज की, जो चक्कर लगाकर वापस आया है। अभी चंद्रयान भेजा था चांद के ऊपर और सूरज के लिए स्टडी करने के लिए भी उन्होंने आदित्य को भेजा है। सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। हाँ, तो इसी के रिलेटेड वीडियो देखते हैं। लॉन्च अपडेट मतलब जो है ना वो बताइए। इस वीडियो के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो इसके आपको देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लास्ट पर अपना रिएक्शन देंगे। लॉन्च के एक दिन बाद ही आदित्य एल1 ने रच दिया इतिहास। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज तक कभी सूर्य पर कोई मिशन नहीं भेजा गया। यूरोप और अमेरिका ने काफी कोशिशें की है। पार्कर सोलर प्रोब, स्टीरियो ए, स्टीरियो बी, डिस्कवर, बहुत सारे मिशन सूर्य पर भेजे गए। इवन पार्कर सोलर प्रोब जो अभी भी एक्टिव है वो सूरज के कोरोना के करीब जाकर आया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक बात आप समझिएगा, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये जो अमेरिका है, नासा है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इनके काम करने का ढंग बेहद अलग है। इवन रशिया को भी ले लीजिए, ये किसी भी चीज में घुसने में इंटरेस्ट रखते हैं। ये रिकॉर्ड्स में अपने नाम दर्ज कराने में इंटरेस्ट रखते हैं, ना कि साइंटिफिक रिसर्च में। वो बात अलग है कि सोलर मिशन जितने भी चलाए गए वो शांति काल में चलाए गए थे। जिस प्रकार से मून रेस हुई थी कोल्ड वॉर के वक्त, जब रशिया और अमेरिका आपस में होड़ लगाए हुए थे चंद्रमा पर पहुंचने की, उस वक्त की बात अलग थी। उस वक्त बस पहले पहुंचना था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक डिस्कवरीज सब बैक सीट पर थी। लेकिन उसका हैंगओवर शांति काल में भी कंटिन्यू रहा। जब शांति काल आया, कोल्ड वॉर खत्म हो गई और उसके बाद लगातार प्रोब्स जो थे, जब नासा को समझ में आ गया कि चंद्रमा में कुछ है नहीं, क्योंकि उसने खोज नहीं पाया था कुछ वहां पर, वो बात अलग है कि चंद्रयान-1 ने उसे रास्ता दिखाया, पर बाद में इन्होंने सूर्य का रुख कर लिया था और लगातार एक के बाद एक सन 2000 से लेकर के 2008, 2009, 2015, 2019 कई बार प्रोब्स को सूर्य पर भेजा। पर उनकी मानसिकता वही थी, कितनी जल्दी हम सूरज को चूम लें, सूरज की सतह तक पहुंच जाए, वहां पर से कुछ सैंपल लेकर के वही मानसिकता के साथ वो चल रहे थे। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को देखने का एक नजरिया भी होता है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से देखने पर चीज अलग नजर आती है। किसी चीज को जिसे दूर से देखने पर क्लियर दिख सकती है, उसे अगर आप पास से देखेंगे तो उसके अंदर क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। और ठीक उसी तरीके से किसी चीज को जब पास से देखना और आप दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। हम ये क्यों कह रहे हैं कि आदित्य एल1 इतिहास रच देगा? इसलिए क्योंकि दोस्तों, जिस कोरोना की हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम एक पूरा डिटेल्ड वीडियो अगले सेशन में बनाने वाले हैं, जिसे आप जरूर देखेंगे, जिस कोरोना की हम बात करते हैं उसे स्टडी करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? सोलर एक्लिप्स का वेट किया जाता था कि कब सोलर एक्लिप्स हो, सूर्य ग्रहण हो, और हमें सूरज का जो विजिबल पार्ट है उसकी लाइट आनी रुक जाए और हमें चंद्रमा की परछाई के पीछे सूर्य का वो कोरोना नजर आए। कोरोना एक बहुत मोटा लेयर है, एक बहुत, समझ लीजिए कि सूरज का एटमॉस्फेयर करोड़ों खरबों किलोमीटर तक दूर फैला हुआ है। जिस प्रकार से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल 11-12 किलोमीटर में खत्म हो जाता है सतह से, जमीन की सतह से, लेकिन सूर्य का एटमॉस्फेयर काफी बड़ा है, काफी वृहद है और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बाहरी लेयर है कोरोना, उसे समझना बेहद जरूरी है। तो हम इंतजार करते थे सोलर एक्लिप्स का कि कब वो होगा और कोरोना हमें दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूरज की तेज रोशनी से कोरोना दिखता ही नहीं। उसके बाद इन्होंने सारे जितने भी प्रोब्स भेजने थे सूर्य पर भेजना शुरू किया। हम ये नहीं कहेंगे कि इनके मिशन से कुछ समझ में नहीं आया, हम ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका और नासा के और ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन से कुछ नई डिस्कवरी नहीं हुई। बहुत सारी चीजें समझी गई, सोलर विंड्स को समझा गया, सोलर स्टॉर्म्स को समझा गया, जो कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं उन्हें समझा गया। लेकिन दोस्तों, आदित्य एल1 इन्हीं की टीम में शामिल तो होने वाला है। वो टीम जो कि सूर्य के सतह पर हो रहे बदलावों को समझने की कोशिश करेगी, वो टीम जो कि सूरज पे हो रहे बदलावों के असर को, सोलर सिस्टम में क्या पड़ता है उसे स्टडी करेगी। सोलर सिस्टम के साथ सूरज की सतह पर जो बदलाव हो रहे हैं उसका असर पृथ्वी पर क्या पड़ता है, पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति पर क्या पड़ता है, पृथ्वी में हमें कितना नुकसान हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सूरज पे हो रही गतिविधि से किसी दिन धरती नष्ट हो जाए।
जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में आज तक आपने न सुना होगा न सोचा होगा। आप जानते भी होंगे तो वो सतही लेवल पे जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें सूरज में ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनसे धरती नष्ट हो सकती है। यहाँ पर धरती का जीवन जो यहाँ पर है वो समाप्त हो सकता है। धरती जो आज फेवरेबल है जीवन के लिए, यहाँ जीवन की उत्पत्ति हो सकती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ रह सकते हैं, इस पूरी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं जो कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं सूरज की सतह पे। आपको ना मालूम हो तो बता दें कि वहां पर एक ऐसा बड़ा कोरोनल इजेक्शन हुआ था जिसमें एक इतना बड़ा विस्फोट हुआ था सूरज की सतह पर कि समझ लीजिए हजारों लाखों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के विस्फोट के बाद जो एनर्जी निकलती वो वहां से निकली थी। और जब ये हुआ था तो उस वक्त सूरज का जो भाग जहां पर ये हुआ था वो सीधा पृथ्वी के डायरेक्शन में था और उसकी वजह से तबाही मच गई थी पृथ्वी पर, जिसके बारे में भी आपको नॉलेज नहीं होगी। ये हम आपको बताने वाले हैं अगले वीडियो में, इस पर डिटेल इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन दोस्तों अगर ये और बड़े लेवल पर हुआ, अगर सूरज पर एक बड़ा भूकंप आया, जी हाँ दोस्तों हम भूकंप की बात कर रहे हैं, ये भूकंप कुछ अलग किस्म के होते हैं, इन्हें सोलर क्वेक्स कहा जाता है और इनसे होता है बहुत बड़ा कोरोनल मास इजेक्शन। एक सोलर स्टॉर्म पैदा होता है। जिस तरीके से धरती पर जो स्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं जिसमें पानी गिरता है, हवाएं तेज चलती हैं, उससे बेहद अलग अलग ही सोलर स्टॉर्म आता है सूरज की सतह पर। और उसकी भी कैटेगरी होती है, जैसे हमारे यहाँ कैटेगरी होती है ना, क्लास 1 स्टॉर्म, क्लास 2 स्टॉर्म, साइक्लोन, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। और रिक्टर पैमाने पर हमारे यहाँ रिक्टर स्केल पर 1 से लेकर के 10 तक के पूरा रिक्टर स्केल होता है जिसमें भूकंप को दर्ज किया जाता है। ठीक उसी तरीके से इन सोलर स्टॉर्म्स को ए क्लास, बी क्लास, एम क्लास और एक्स क्लास दर्ज किया जाता है। अगर आपको ना मालूम हो तो बता दें, इसी साल एक एम क्लास का यानी कि मीडियम क्लास का एक सोलर स्टॉर्म आया था जो कि अर्थ की डायरेक्शन में तो नहीं था, बेहद अलग था, लेकिन उसके असर से इंडियन ओशन के ऊपर, जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर के ऊपर में रेडियो सिग्नल पूरी तरीके से बंद हो गए थे। अब रेडियो सिग्नल बंद होना और जीवन का खत्म होना, इसके बीच में काफी बड़ा रेंज है। पर अगर इतनी तबाही मच सकती है सूरज पर जिसकी आंच धरती पर पहुंच जाए और रेडियो सिग्नल बंद कर दे, तो आने वाले वक्त में क्या इतनी बड़ी वहां पर क्वेक नहीं आ सकते? क्या उसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना नहीं है जो कि धरती पर जीवन के रहने के लिए जो स्थितियां हैं उन्हें पूरी तरीके से बदल कर रखते, धरती की चुंबकीय प्रणाली को पूरी तरीके से खत्म कर दे? जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है और इसी को स्टडी करने गया है आदित्य L1। दोस्तों आदित्य L1 लैस है ऐसे उपकरणों से जो कि हमें उन सारे रहस्यों को समझने में मदद करने वाले हैं जो आज तक नहीं समझे गए, ये समझे भी जा रहे हैं अलग अलग लेवल पर। लेकिन लैग्रेंज L1 पॉइंट वो पॉइंट है जहां से पूरी तरीके से एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि एक ऑप्टिमल डिस्टेंस है इसे स्टडी करने का। कोरोना कैसा है सूर्य का, सूर्य की सतह पर क्या होता है, कैसे वहां सोलर विंड्स बन रही हैं, कैसे वहां सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, कैसे कोरोनल मास इजेक्शन होता है, ये सारी चीजें स्टडी करेगा आदित्य L1। उसके पास है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, VELC नाम है इसका, जो कि कोरोना की फोटोज खींचेगा और हर मिनट में एक फोटो नीचे भेजने वाला है हमारी धरती पर, और ये स्पेक्ट्रोस्कोपी करेगा, समझेगा कि वहां पर ये क्यों हो रहा है। जब ये स्टॉर्म बनने शुरू होते हैं उससे पहले क्या दिखता है, यानी कि तूफान से पहले की शांति, उसे रीड करने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा और प्रिडिक्ट करेगा, क्योंकि सोलर वेदर जो है वो पूरे हमारे सोलर सिस्टम के स्पेस वेदर को प्रभावित करती है और धरती के वेदर को भी प्रभावित करती है। तो वहां घटना होने से पहले उसका प्रेडिक्शन वो धरती पे भेज सकता है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट ये साथ में लेकर गया है जो कि अल्ट्रा वायलेट लाइट को जो है उसके फोटोग्राफ खींचेगा। अल्ट्रा वायलेट जो रेंज होती है लाइट की उसमें सूरज की, जिसमें और ऐसी चीजें जो विजिबल नहीं होती वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप, एक्सरे किस प्रकार से काम कर रही है। वहां पर आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, वहां पर सोलर विंड में जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं उसकी स्टडी करेगा। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, PAPA पापा, ये सोलर विंड जो कि बेहद खतरनाक होती है पार्टिकल एनालाइजर है और ये स्टडी करेगा कि क्या हो रहा है उसके अंदर। इसके अलावा एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या बदलाव हो रहे हैं सूर्य पर, इसको स्टडी करेगा जब सोलर स्टॉर्म्स वहां पर आएंगे। और ठीक उसी वक्त वो चेक करेगा कि धरती पर वो मैसेज भेजेगा कि यहां पर ये बदलाव हुए हैं सूरज की मैग्नेटोस्फीयर में। आप ये चेक कर लो कि धरती की मैग्नेटोस्फीयर में क्या बदलाव हुए। अगर ये कोरिलेटेड करेगा तो उससे प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आगे जाकर कभी ऐसा बड़ा कुछ आपदा आती है सूरज पर तो उसका असर कितना खतरनाक हो सकता है धरती पर, और वो आपदा आने से पहले कौन सी सिचुएशन बनती है सूरज की सरफेस पर जो कि प्रिकर्सर होगी ये बताने के लिए कि भैया सावधान हो जाओ, धरती पर यहाँ कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें बता करके इतिहास रचने वाला है आदित्य L1। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा रहस्य जिसे नासा आज तक इतने मिशंस भेजकर
कुछ नहीं जान पाया है, लेकिन हम एक 400 करोड़ रुपए का जो आदित्य L1 जो मिशन भेज रहे हैं उससे हम जान सकते हैं। और रहस्य ये है कि सूरज की सतह का तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सूरज की सतह से लाखों किलोमीटर दूर उसका जो एटमॉस्फेयर का, उसके वायुमंडल का जो आखिरी परत है, कोरोना जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस कैसे हो जाता है। यानी कि जो गर्म चीज है जिससे ऊर्जा निकल रही है वो ठंडी है, और जहां ऊर्जा निकल रही है उस इलाके का तापमान बेहद गर्म कैसे हो सकता है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ऐसा कौन सा फिजिक्स काम कर रहा है कोरोना में, सूरज के, जिसकी वजह से इस प्रकार का हीटिंग मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है। क्या इस हीटिंग मैकेनिज्म को समझकर, कौन सा फ्यूल वहां जल रहा है, कैसे हो रहा है, उसको समझकर हम इसे रिवर्स इंजीनियर करके धरती पर इसी प्रकार का कोई प्रभाव पैदा कर सकते हैं जिससे हमारी ऊर्जा जरूरतों की जो है भरपाई हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकन प्रेस कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जिस चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना यार, वो बड़ा आईटी सिस्टम, हाँ, वो बहुत जबरदस्त है। और इंडिया के साइंटिस्ट जिन लोगों ने ये जो आदित्य L1 बनाया, इसरो जो इसरो में है, पाकिस्तान के जो स्पार्को में है वो सारे फौजी हैं, और इंडिया के जो इसरो में है वो सारे सिविलियन हैं। सिर्फ ये फर्क है दोनों कंट्रीज के दरमियान में। पाकिस्तान के जितने भी फौजी हैं वो मैट्रिक पास जो है ना, उनको भी स्पार्को में इन्होंने जो है ना एंट्री डलवाई हुई है। और इंडिया में सिर्फ सिविलियन है। इंडिया का किसी भी जो भी मतलब कि इदारा है ना, उसमें सिर्फ सिविलियन काम करते हैं। फौज अपनी जगह पे काम करती है, सिविलियन अपनी जगह पे काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करते। स्टडी बहुत हाई लेवल की। हाँ, तो ये जो बच्चों को ये पढ़ाया जाए और वो उनके यंग साइंटिस्ट जो है ना वो ये चीजें बना रहे हैं। और उसमें भी है ये सारी चीजें जो भी है, अल्ट्रा वायलेट शुआएं, हाँ, हर चीज का पता, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक नहीं ना होता, प्रैक्टिकल पाकिस्तान में प्रैक्टिकल स्टडी है ही नहीं। इंडिया में प्रैक्टिकल स्टडी बहुत ज्यादा है, और मतलब के फिजिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। जो मतलब बीच में से कुछ बच्चे आए भी थे, निकले भी थे पाकिस्तान से, लेकिन क्या कि उनको वो अपने बलबूते भी जितना कुछ कर सकते, लेकिन उनको आगे लेके नहीं जाया गया। जो पाकिस्तान के हालात इन लोगों ने बना रखे हैं, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी जो है ना, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो छोड़कर जा चुके हैं, और बाकी रह गए हैं वो जो नीचे हाँ, जो मिडिल क्लास लोग थे, अब वो मिडिल क्लास से भी नीचे जा चुके हैं। मतलब उनके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो अपने घर का बिजली का बिल जो है ना वो भी पे कर सके। डॉलर का रेट वो 300 कर गया। और इंडिया का इसरो में जो ये पहले उन्होंने चंद्रयान 3 जो भेजा, वो कामयाब एक सफलता इंडिया के लिए, ऐसी जगह पे कि जहाँ पे कोई गया ही नहीं। हाँ, और वो इंडिया के लिए मतलब कि एक ऐसी तकनीक या दुनिया के लिए, मतलब दुनिया को उससे फायदा होगा ना, इंडिया को तो जो होना ही होना है और दुनिया को भी उससे फायदा होगा। तो पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो चोर चबक्के जो सीखेंगे, या पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट में बैठे हुए वो लोग, उन लोगों को इस चीजों की समझ होगी। क्योंकि कम से कम जो मैट्रिक पास या सेकेंड ईयर पास जो है ना, उसमें पाकिस्तान की आर्मी में ज्यादातर लोग होते हैं, तो वो आस्ता आस्ता ऊपर चले जाते हैं। वो जाकर कोई आर्मी चीफ बन जाता है, कुछ मेजर जनरल को कुछ, बाद में वो रिटायर होकर वो जो मैट्रिक पास जो है ना, वो बड़े बड़े अदारों के जो सरबराह बन जाते हैं, सिर्फ एक एज अ फौजी रिटायरमेंट होने के ऊपर। तो इंडिया ने मेरा ख्याल काफी इन्होंने जो है ना, अभी रिसेंटली इन्होंने चंद्रयान 3 और उसके फौरन बाद ये लॉन्च कर दिया। हाँ, बड़ी बात है वैसे, बहुत मुबारकबाद। हाँ, ऐसे ही लगता है जैसे पहले प्रिपरेशन करके रखी। हाँ यार, बड़ी मुबारकबाद है यार। हम एज अ पाकिस्तानी आपको मतलब कि इसके लिए बहुत दिल से अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने इतना दुनिया के लिए भी किया और अपनी कंट्री के लिए। आपकी कंट्री का नाम मतलब कि चांद पर भी है, सूरज पर भी अब होगा, तो बहुत जबरदस्त बात, लटकाया हुआ तिरंगा का। हाँ, तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक। हाँ, अगर आपको इस बारे में नॉलेज है तो नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। आपको रिएक्शन कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप किसी वीडियो के ऊपर हमारा रिएक्शन देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं हमें, तो वो नीचे लिंक शेयर करें, यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करें। इंशाल्लाह उसके ऊपर जरूर हम अपना रिएक्शन बनाएंगे। तो और उस जिसने वो शेयर किया होगा उसका नाम भी वहां पर मेंशन करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह।